नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के लिए। साथियों, आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण दूसरी क्रांति के अगुआ, संपूर्ण क्रांति के अगुआ के आज पुण्य जन्मदिन है। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में तो बढ़ चढ़ के भाग लिया। हजारीबाग जेल से कूद करके भागे। स्वतंत्रता सेनानी थे, वो वहां से नेपाल गए और नेपाल से वापस भारत में आए और युवाओं के और उसमें तो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे उस समय। उसके अलावा जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी 1934 में, उसके अगुआ रहे वो, उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अमेरिका गए पढ़ने, छोड़ के आ गए वहां से, माँ की तबीयत खराब होने की वजह से। अमेरिका में भी उन्होंने काफी कष्ट झेले क्योंकि धन का अभाव था। रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए वो वहाँ कई काम किए उन्होंने। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरा, खेतों में काम किया और खेतों में काम करते करते ही उन्होंने और किसानों में काम करते करते खेतों में काम करते, किसानों के साथ काम करते, किसानों की जो समस्याएं वो समझी और मजदूरों के साथ काम किया, मजदूरों की समस्याएं भी समझी। तो वो पहले वहाँ अमेरिका में मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित हुए और वो एक मार्क्सिस्ट हो गए। लेकिन जब वो भारत में आए माँ के बीमारी की बात सुन करके, तब उन्होंने वो गांधी आते ही गांधी जी के संपर्क में से मिलने गए। तो गांधी जी के बजाय नेहरू जी मिले थे उस समय वहां पे, और नेहरू जी ने उनको स्वतंत्रता आंदोलन में काम करने के लिए कहा और वो कांग्रेस के मेंबर हो गए। ये 2027 की बात है। तो 2027 में वो कांग्रेस के मेंबर हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कूद पड़े। तो ये सारी बातें जयप्रकाश के, लोकनायक जयप्रकाश के बारे में। और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में भी रहे, काफी गुप्त अंडरग्राउंड रह करके प्रचार भी किया, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी। और इस सब में वो गांधी जी के बहुत नजदीक रहे और गांधी जी का उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा। तो वो बाद में गांधीवादी हो। और देश के आजादी के बाद और गांधी जी की मृत्यु के बाद, गांधी जी का जब निधन हो गया तो उसके बाद उन्होंने विनोबा भावे के साथ भी काम किया। तो मैं ये आलेख पढ़ता हूँ। आलेख पढ़ने के पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में बेहतर करने के और अग्रसर करें। एक नारा बहुत जोर से लगता था 77 के पहले, मतलब 73-74 के अंदर, 72 से 75 के बीच में, 76 के बीच में बहुत तेजी से लगता था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। सारी तरुणाई ये गाना, ये आंदोलन, ये नारा लगाती थी उस समय। और दूसरा नारा एक लगता था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
और ये दोनों नारे संपूर्ण क्रांति की उपज थे, ये से निकले हुए थे। और संपूर्ण क्रांति मतलब जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, जब लड़कों का, बिहार के लड़कों का और गुजरात, उसके पहले गुजरात के छात्रों का जो आंदोलन था उसको नेतृत्व देने का काम किया, और वहीं से फिर वो बिहार के छात्रों को भी उन्होंने नेतृत्व दिया। और ये सारा जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपातकाल लगा, और आपातकाल के बाद सरकार बदली और जनता पार्टी का शासन आया। तो जेपी एक ऐसे नेता थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और 1900 आपातकाल की जो दूसरी आज़ादी जिसको कहते हैं हिंदुस्तान में, उसके भी वाहक थे, उसके भी अगुवा थे, उसको भी उन्होंने ही लड़ा। तो जेपी ने दो युद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़े, कह सकते हैं हम एक बार। जेपी का जन्म बहुत छोटे गांव में हुआ बिहार में, और पढ़ाई भी उसी गांव में शुरू हुई। बाद में वो पटना के एक स्कूल में भर्ती हुए, और रोलक एक्ट के विरुद्ध मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के भाषण से उन्होंने प्रभावित हुए और परीक्षा नहीं दी, और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और बिहार कॉलेज छोड़ दिया, और कॉलेज विद्यापीठ में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद वो अमेरिका चले गए और हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे भी बहुत यातनाएं सही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ से वो माँ की बीमारी की सुन करके अपना अध्ययन अधूरा छोड़ करके भारत आए, और 1927 में वो आ गए थे वापस अमेरिका से। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नेहरू जी से मिले, और उन्होंने नेहरू जी से मिले और कांग्रेस के कार्यकर्ता बने, कांग्रेस के सदस्य बने, और स्वतंत्रता आंदोलन का काम करना शुरू किया उन्होंने। तो 1932 में उनको जेल हुई। जेल में वो नासिक जेल में थे। नासिक जेल में उसके पहले ही जो है काफ़ी लोग वहाँ पर, मतलब काफ़ी नेता, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, नारायण स्वामी, एम.एच. दांतेवाला, एन.जी. घोरे और एम.एस. जोशी एक साथ रखे गए थे। इन नेताओं की प्रारंभिक बातचीत हुई वहाँ पर, काफ़ी जेल में ही काफ़ी विचार विमर्श हुआ, और ये तय किया कि भाई, ये सोच बना कि भाई अब भारत जो है आज़ाद हो ही जाएगा, मतलब आज हो या कल हो या परसों हो, मतलब कुछ समय में, साल 2 साल 4 साल में भारत को आज़ाद, अंग्रेजों को आज़ाद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत आज़ाद होके क्या करेगा, सवाल ये है। तो इस सवाल के ऊपर उनका ये मानना था कि भाई आज़ाद होने के बाद भारत का क्या भविष्य होगा, क्या वापस 565 रियासतों में बढ़ जाएगा भारत, क्या भारत को पहले की तरह ही जो है राजा महाराजा यहाँ के आम आदमी के ऊपर शासन करेंगे, शोषण करेंगे, और मजदूरों किसानों को क्या इस आज़ादी का फ़ायदा होगा। और इसी तरह से उन्होंने ये सोचते सोचते ये सोचा कि क्या यहाँ पूंजीपतियों का ही राज रहेगा, वो अपने उद्योग चलाएंगे और यहाँ की जो जनता है उसको लूटेंगे। तो इन सवालों के जवाब में क्या करते, तो ये तय किया कि कांग्रेस जो आंदोलन चला रही है, हम उस आंदोलन में ही रहेंगे, उससे अलग नहीं होकर के अंदर ही एक समाजवादी ग्रुप बनाएंगे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाएगा, और वो समाजवाद की वकालत करेगा आंदोलन के साथ। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वो ये भी कहेगा कि हमको निजी
हाथों से, निजी पूंजी से, राजा महाराजाओं से भी आज़ादी चाहिए। और आप देखें कि उसके बाद मतलब पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस थी वहाँ कांग्रेस ने काम किया, और जहाँ कांग्रेस नहीं थी वहाँ प्रजामंडल बने। और प्रजामंडल, अधिकतर प्रजामंडल का काम ये था कि वहाँ के जो लोकल लीडर, मतलब लोकल राजा थे, राजा थे या बादशाह थे या जो भी महाराणा थे, उनके विरुद्ध जो है उन्होंने आग लगाई, मतलब लड़ाई लड़ी। तो आज़ादी का आंदोलन मतलब दो दो शक्तियों से एक साथ लड़ना था। अंग्रेजों के साथ भी लड़ना था, और ये जो राजा महाराजाएं थे देशी, जो जो शोषण के आधार पे ही टिके हुए थे, उनसे भी लड़ना था। तो वो लड़ाई जो है, ये प्रजामंडल की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये लड़ाई जो है इन लोगों ने तेज की। और 1934 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1934 के अंदर 17 मई 1934 को समाजवादी पार्टी की एक, इन सारे नेताओं की 100 नेता करीब इकट्ठे हुए पटना के अंदर इस्लामिया वो हॉल में, और वहां पर मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाएंगे। और एक कमेटी बनी उसको बनाने के लिए, जिसको आचार्य नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण उसके एक सदस्य थे। बाद में वो सचिव भी बने उसके। और इस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी का काम शुरू हुआ। तो उसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो 21 अक्टूबर को हुआ, और वो हुआ बम्बई में। और तभी से फिर जेपी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन 21 अक्टूबर 1934 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में नहीं हुआ था यार, बम्बई में हुआ था। उसमें जेपी को महासचिव बनाया गया था। आचार्य नरेंद्र देव को पहला अध्यक्ष बनाया, और 1935 में प्रादेशिक सरकारों के चुनाव हुए। जो कांग्रेस लड़ना चाहती थी लड़ी भी, लेकिन जेपी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि चुनाव न लड़ के सीधे ही अंग्रेजों को चुनौती दी जाए और उन्हें देश से भगाया जाए। इस समय महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गए थे। जेपी उनमें मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते थे। 1942 में इतिहास में प्रसिद्ध आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी पहले इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन समाजवादियों के दबाव में, विशेष तौर पर यूसुफ मेहर अली, आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया और जयप्रकाश के अपने तर्कों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को करने का निश्चय किया। नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा भी समाजवादियों के यूसुफ मेहर अली, जो मेयर थे उस समय मुंबई के, उन्होंने दिया था। तो दोस्तों, ये मतलब समाजवादियों की बड़ी भूमिका थी 1942 के आंदोलन में। तो 1943 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेपी दोनों ही की गिरफ्तारी हुई, लाहौर जेल में रखा। और इसके पहले ये भूमिगत आंदोलन चला रहे थे, मतलब अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सारे लोग जो है भूमिगत हो गए थे। और एक इन्होंने रेडियो भी चलाया, जिसकी अभी आपने देखा होगा, फिल्म आई थी ए वतन तेरे लिए। उसमें उस उषा मेहता का रोल और लोहिया का रोल बहुत अच्छे तरह से फिल्माया गया। तो 1946 में जब ये तय हो गया कि देश आज़ाद हो जाएगा, तब उन्होंने जो जेल में थे लोगों को उनकी रिहाई शुरू कर दी। लेकिन लोहिया और जेपी की रिहाई नहीं हुई, उनको अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। तब गांधी जी ने बयान दिया
कि इन दोनों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक कोई बात नहीं होगी। महात्मा गांधी की धमकी के बाद ही दोनों को छोड़ा गया। 1948 में समाजवादी कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल बनाया। क्यों बनाया कि कांग्रेस में जो दक्षिणपंथी ग्रुप था उसने एक शर्त रख दी समाजवादियों के सामने और कहा कि भाई अगर आपको कांग्रेस में रहना है तो आपको कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा, फिर ये समाजवादी अलग से आप नहीं लगा सकते। समाजवादी कांग्रेस पार्टी नहीं बन सकती, या तो कांग्रेस पार्टी रहेगी या आप बाहर निकल जाओ। तब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बाहर निकलना स्वीकार किया। एक दूसरा कारण और था। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि हमको एक लोकतंत्र को मजबूत करना था और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए था। तो हमने ये तय किया, समाजवादी पार्टियों ने, कि हम कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश के विकास का काम करेंगे, लोगों को चेतना युक्त करने का काम करेंगे। तो इस वजह से ये अलग रहे। समाजवादी यूसुफ महात्मा गांधी ने बयान दिया कि समाजवादी उसमें शामिल नहीं हुए। इधर संविधान बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, लेकिन समाजवादी उसमें शामिल नहीं हुए। समाजवादियों का मानना था कि इंग्लैंड की महारानी के नाम से शपथ लेनी पड़ेगी, यह हमें मंजूर नहीं है। सर्वोदय से जुड़ा 1952 के बाद चुनाव में समाजवादी पार्टी के हारने के बाद जेपी बहुत निराश हुए। 1954 में उन्होंने पार्टी और राजनीति दोनों को छोड़ दी और विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में से प्रभावित होकर उसमें चले गए। तो समाजवाद और सर्वोदय आंदोलन के विशेष फर्क नहीं है। सर्वोदय आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा ही प्रस्तावित कार्यक्रम था। 1948 में फरवरी में इसकी एक बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन महात्मा गांधी के निधन के बाद उसे स्थगित कर दिया गया और 1950 में विनोबा भावे ने इसको संचालित किया। जयप्रकाश के साथ मिलने से इस आंदोलन में बहुत मजबूती मिली। जयप्रकाश मानते थे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ज्योति ही उन्हें सर्वोदय तक लेकर आई है। सर्वोदय के कार्यक्रम के सामने जो आदर्श हैं वह एक अहिंसक, शोषण मुक्त सहकारी समाज का आदर्श है और यही समाजवादियों का आदर्श भी था। तो जो जाति व वर्ग पर आधारित नहीं होगा और इसमें सबको अवसर मिलेगा। एक समाजवादी मनीषी के रूप में जयप्रकाश नारायण को राजनीति के आर्थिक आधारों का स्पष्ट ज्ञान था। भूमिहीन किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए भूदान आंदोलन आरंभ किया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के लिए गांव-गांव पद यात्राएं की। वे भूमि वितरण की समीक्षा को अहिंसात्मक साधनों द्वारा हल करने के पक्ष में थे। भूदान यज्ञ की जितनी चेतना भूमिपतियों में आती है, उससे कहीं अधिक जागरण भूमिहीनों में होता है। उनका मानना था कि यही पूंजीवाद के अंत का रास्ता है और वे चाहते थे जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के लिए गांव-गांव भूमि वितरण के समीक्षा अहिंसात्मक साधनों द्वारा हल करने के पक्ष में थे। भूदान यज्ञ से जितनी चेतना भूमिपतियों में आती है, उससे ज्यादा वे चाहते थे कि गांव को स्वायत्त तथा स्वावलंबी इकाइयां बनाया जाए। इसके लिए भूमि संबंधी कानूनों के सुधार करने की आवश्यकता है। भूमि पर वास्तविक किसान का स्वामित्व होना चाहिए और खेती सहकारी और सामूहिक हो। खेती सहकारी और सामूहिक हो। किसान का शोषण रुकना चाहिए। उनका विचार था कि खेती और उद्योगों में संतुलन होना चाहिए। इस आंदोलन का ध्येय यह है कि सरकार चाहे या न चाहे तो भी लोगों को समझाकर उनके जीवन में क्रांति लाकर उनके द्वारा समाज में क्रांति करना, बल्कि इससे भी
आगे बढ़कर इसका लक्ष्य है दल और संसद को माध्यम बनाए बिना ही लोग अपनी व्यवस्था संभालें, यानी स्टेटलेस सोसाइटी। जेपी के प्रकाश से समाज को जगमगाने लगा उसका प्रकाश, डाकुओं का आत्मसमर्पण। इसके बीच में उन्होंने कुख्यात डाकू मोहर सिंह एक रोज जयप्रकाश जी के घर पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि मेरा आत्मसमर्पण का संदेश सरकार तक पहुंचाएं, मुझे आप पर विश्वास है, पुलिस और सरकार पर नहीं। सुब्बा राव जी और जेपी ने मोहर सिंह का सहयोग लेकर बहुत से डाकुओं से मिले और फिर भारत सरकार से बात करके 660 डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया। जेपी ने समर्पण के समय डाकुओं को यह आश्वासन दिया था कि वे किसी को भी मृत्युदंड नहीं मिलेगा, लेकिन न्यायालय द्वारा दी गई सजा सबको काटनी पड़ेगी। जेपी ने सरकार के सामने ये तर्क रखा कि लोग परिस्थितिवश बिहड़ में भागे हैं और ये परिस्थितियां पुलिस ने पैदा की है। तो जेपी ने एक बहुत बड़ा काम जो ये किया कि चंबल के जो डाकू थे और जो बहुत खूंखार डाकू थे उनको आत्मसमर्पण करवाया और उन्होंने सबने मतलब मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, इन सब ने सजाएं काटी 18-18, 20-20 साल और उसके बाद वो वहां से रिहा हुए। संपूर्ण क्रांति। सरकार ने ये मांग मान ली। जेपी और सुब्बा राव के सामने इन डाकुओं को समर्पण कर दिया। 1972 के आसपास जेपी देश की परिस्थितियों से बहुत चिंतित थे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, महंगाई जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही थी। समाज में विषमता की खाई चौड़ी होती जा रही थी। ऐसे समय में पूरे देश में असंतोष फैल रहा था। गुजरात में छात्रों द्वारा नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के आमरण अनशन के बाद चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इसी समय बिहार में छात्रों ने अपना 12 सूत्री मांग पत्र के साथ आंदोलन आरंभ किया। बिहार की गफूर सरकार छात्रों के मांग न मानने पर अड़ गई। ऐसे में छात्रों ने जेपी से भेंट कर निवेदन किया, आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। जेपी उसके लिए कुछ शर्तों के साथ तैयार हो गए। उनकी पहली शर्त थी कि आंदोलन के दौरान कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। छात्रों में मतलब गर्म खून होता है तो जल्दी हिंसा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कोई हिंसा नहीं करेगा तो मैं आंदोलन करूंगा और हिंसा हुई तो मैं छोड़ दूंगा। हिंसा होने पे मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। छात्रों ने जेपी की बात मान ली और आंदोलन चल निकला। इस तरह जेपी ने वापस राजनीति में प्रवेश किया। छात्रों की मांगों से गफूर सरकार का त्यागपत्र की मांग भी जुड़ गई। इन्हीं दिनों पूरे देश में आंदोलन आरंभ हो गए थे। शहर शहर लोक समितियां का गठन होने लगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रवाहिनी और तरुण भारत संघ के गठन हो रहा था। इधर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों द्वारा बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। जेपी ने इसी रैली में सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का केस कर रखा था। इंदिरा गांधी वो केस हार गई। जगमोहन लाल सिन्हा मुख्य जज थे, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी के चुनाव में मतलब इलीगल काम हुआ है, तो उनके उसको रद्द कर दिया चुनाव। उससे बहुत जबरदस्त असंतोष मतलब कांग्रेस में हड़बड़ाहट फैल गई। गुजरात प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार के चलते इंदिरा गांधी पूरी तरह हिल गई और उन्होंने देश पर आपातकाल लगा। जेपी सहित
सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी का स्वास्थ्य जेल में बिगड़ रहा था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। बाकी सभी नेता जेल में ही रहे। 19 माह के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने का ऐलान किया। सभी नेता जेल से छूटे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से ही चुनाव लड़ा। सभी पार्टियों को विलय कर नई पार्टी बनाई, नाम रखा जनता पार्टी। जनता पार्टी 1977 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीती। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हारे। जेपी चमक रहे थे, पूरे विश्व में चमक रहे थे, लेकिन जेपी को इसका कोई गुमान नहीं था। वे दूसरे ही दिन इंदिरा गांधी से मिलने गए और उसके मन में इंदिरा गांधी, जिसे वे अपनी भतीजी ही मानते थे, लेस मात्र भी प्यार कम नहीं हुआ था। और जेपी जब इंदिरा गांधी से मिले तो उन्होंने कहा, हिंदू तुम चिंता मत करना, मैं हूं। जेपी की संपूर्ण क्रांति का मतलब सभी का शोषण व अन्याय की समाप्ति से था। सभी को बराबर अवसर मिले। जयप्रकाश जी के पटना गांधी मैदान में अपने भाषण में कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति कल्पना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यवस्था की उपज है। इन्हें ठीक करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। एक बार पत्रकारों ने जेपी से पूछा कि संपूर्ण क्रांति से आपका आशय क्या है। उन्होंने कहा, डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति ही संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति में ये 7 क्रांतियां शामिल है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। जयप्रकाश जी राजशक्ति, लोक शक्ति और नैतिक शक्ति को मिलाकर चलते थे। जयप्रकाश जी कहते थे कि मैं ये मानता हूं कि सत्ता पर अंकुश रखने के लिए और उसे नैतिक आदर्शों की ओर ले जाने के लिए ये आवश्यक है कि थोड़े प्रभावशाली लोग सत्ता से दूर रहकर जनता के बीच काम करें। संगठित जनता ही शासकीय सत्ता पर अंकुश रख सकेगी और सत्ता से अलग रहकर काम करने वाले लोग ही जनता को सच्चा नेतृत्व दे सकते हैं। उनका मानना था कि वर्तमान भारत में आर्थिक और सामाजिक विषमता ही मूल रोग है और उसके कारण व्यवस्था में मौजूद है। यहाँ भी मुट्ठी भर लोग ज्यादा लोगों को चूस रहे हैं। समाजवाद के बिना राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता संभव नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता एवं संसाधनों के अभाव में व्यक्ति अपने विकास का समुचित अवसर नहीं पा सकता। जब तक व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक समाजवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने लोकतंत्र, चुने हुए निकम्मे जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की अधिकार जनता को मिलना चाहिए। जेपी ने सभी आंदोलनों का जनता के हित में किए। उनके मन में सत्ता में जाने का लेश मात्र भी भाव नहीं था। स्वतंत्र आंदोलन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जेपी मंत्रिमंडल में शामिल हो। वे उन्हें उप प्रधानमंत्री तक बनाना चाहते थे, लेकिन जेपी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसी तरह संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद 1977 में जनता पार्टी के समय उन्हें कौन रोक सकता था प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में आने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए और एक निस्वार्थ कर्मयोगी की तरह जीवन यात्रा पूरी। जेपी भारत के ऐसे ध्रुव तारे हैं अडिग, जो सदैव चमकते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अपने प्रकाश से रास्ता दिखाते रहेंगे। ऐसे कर्मयोगी को सादर नमन एवं श्रद्धांजलि। तो मित्रों, ये जेपी के का बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। उनके ऊपर तो कितनी किताबें लिखी गई है और लिखी जाएगी, लेकिन आज चूंकि उनकी पुण्यतिथि है, तो हमने सोचा कि जेपी को याद करने के लिए, जेपी के कार्यों को याद करना जरूरी है, तो हमने ये लेख का उद्धरण किया, वाचन किया। मैं फिर से आपसे
मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को बताएं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।